आइए दोस्तों समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 को। 127 सदोष परिरोध के संबंध में है। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर कै उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। कै ने यह का सदोष परिरोध किया है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर ताला लगा दिया, तब आपने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया, यानी सदोष परिरोध का अपराध किया। आइए उदाहरण ख को समझते हैं। कै एक भवन के बाहर यानी मकान के बाहर जाने के द्वार यानी दरवाजे पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे यह को गोली मार देंगे। कै ने यह का सदोष परिरोध किया, यानी कै यहाँ पर धारा 127 का अपराधी है। उपधारा 2 क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सदोष परिरोध में सजा कितनी है? 1 वर्ष की, और जुर्माना है 5,000 रुपये का। उपधारा 3, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और पकड़ कर उसे कमरे में बंद कर दिया, कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए, तब आप इस धारा के तहत आएंगे और आपको सजा होगी 3 वर्ष की और जुर्माना होगा 10,000 रुपये का। उपधारा 4 क्या कहती है? जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा का भी दायी होगा। उपधारा 5 क्या कहती है? जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट समायक रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। मान लीजिए कोर्ट ने किसी व्यक्ति को आदेश दे दिया कि उसे जेल से रिहा कर दो, और वो आदेश लिखित में है यानी रिट के रूप में है, और जेलर या कोई पुलिस कर्मचारी उसे छोड़ नहीं रहा है, तब वह व्यक्ति जो छोड़ नहीं रहा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो वह इस धारा के अंतर्गत आएगा। उपधारा 6, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए, या इसमें इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए, उसका पता न चल पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। मान लीजिए आपके भाई या आपके बेटे का किसी व्यक्ति ने सदोष परिरोध किया और आप पुलिस के यहाँ गए, और आप और वह पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला, और किसी व्यक्ति ने जिसने परिरोध किया है इस तरीके से उस व्यक्ति को छिपा कर रखा कि वो पुलिस कर्मचारी को और आपको मिल न पाए, तब वह व्यक्ति जिसने परिरोध किया है इस धारा के तहत दंडनीय होगा। या उपधारा 7 क्या कहती है?
जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन यानी पर्पज से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उदापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी, तो इसमें 3 साल की सजा है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका सदोष परिरोध किया और फ़ोन पर आपके भाई को कहा कि मेरे नाम ये बैनामा कर दे या ये संपत्ति दे दे या किसी जगह हस्ताक्षर कर दे, तो वह इस धारा के तहत आएगा। उपधारा 8, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है यानी इस पर्पज से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से यानी जिसे पकड़ा गया है उस व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से यानी उससे संबंधित और किसी अन्य व्यक्ति से कोई स्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके उदापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे या वापस करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 127 की उपधारा 2 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें पुलिस आपको एफआईआर के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, और ये बेलेबल ऑफेंस है यानी इसमें तुरंत जमानत मिल जाएगी, और ये एनी मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है मुकदमे का। धारा 127(3) कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें पुलिस गिरफ्तार करेगी। बेलेबल ऑफेंस है यानी जमानत तुरंत मिल जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है। 127 की उपधारा 4 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलेगी तुरंत, और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहाँ इसका मुकदमा चलेगा। 127 की उपधारा 5 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहाँ इसका संज्ञान होगा। और 127 की उपधारा 6 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहाँ इसका मुकदमा चलेगा। 127 की उपधारा 7 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, यानी एफआईआर लिखी जाएगी, एनसीआर नहीं लिखी जाएगी। और बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी। आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत प्रार्थना पत्र या पुलिस स्टेशन में प्रार्थना पत्र लगाते हैं तो तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा। और एनी मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट इस मुकदमे का संज्ञान लेगा, यानी ये मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा। उपधारा 127 की उपधारा 8 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और एनी मजिस्ट्रेट यानी कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है। 127 की उपधारा 2, 127 की उपधारा 3, 127 उपधारा 4, 127 उपधारा 6 ये सभी धाराएं कंपाउंडेबल सेक्शन हैं, यानी इनमें समझौता हो सकता है, यानी ये समझौता योग्य सेक्शन हैं। इनमें आप कोर्ट से बाहर भी समझौता कर सकते हैं।